हेलो दोस्तों। हर देश में बन रही हर भाषा की फिल्मों का अंबार इस बात की गवाही है कि फिल्में देखना अधिकांश लोगों को पसंद है। फिल्मों की बढ़ती लोकप्रियता के साथ वो जमाने भी लद गए जब लोगों को सिर्फ सिनेमा देखने से मतलब होता था। वो दिन भी बीत गए जब जे संतोषी माँ देखने के लिए ही लोगों की भीड़ जुट जाया करती थी। अब लोगों की अपनी पसंद है। कोई कॉमेडी फिल्में देखना पसंद करता है तो किसी को एक्शन का तड़का पसंद है। इसी तरह मिस्ट्री फिल्मों की भी बहुत डिमांड रहती है। लोग रहस्य से भरी कहानियाँ पसंद करते हैं। हर सीन के बाद उत्सुकता बढ़ती रहती है ये जानने की आगे क्या होगा। सोचिए, जब फिल्में देखकर ये हाल होता है तो भला जिस इंसान का जीवन खुद रहस्य हो उसके आसपास के लोगों को कैसा महसूस होता होगा। वैसे तो हर इंसान के जीवन से कोई ना कोई रहस्य जुड़ा होता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हुए हैं जिनका पूरा जीवन ही रहस्य बनकर रह गया है। तो चलिए आज आपको बताते हैं कुछ ऐसे ही लोगों के बारे में जिनकी कहानी पर अगर फिल्म बने तो एक अलग ही लेवल का मिस्ट्री ड्रामा देखने को मिलेगा। रे ग्रीशर। ये घटना है 15 अप्रैल 2005 की। सोचिए, एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस के लिए निकलता है, अपना काम खत्म करता है, अपनी गर्लफ्रेंड से फोन पर बात करता है और फिर अचानक से गायब हो जाता है। वो भी ऐसा गायब नहीं कि कुछ समय बाद उसका या उसकी मौत का कोई सुराग मिल जाए, बल्कि वो इस तरह गायब होता है कि आज 15 सालों बाद भी उसका कोई अता पता नहीं मिला। हम यहाँ बात कर रहे हैं अमेरिका के पेंसिल्वेनिया निवासी रे ग्रीशर की। रे का इस तरह से गायब होना सबको चौंका गया था। एक अधिवक्ता, एक बेटी का पिता और अच्छी खासी संपत्ति के मालिक रे के गायब होने के अगले दिन उसकी कार और सेल फोन उसके घर से 55 मील दूरी एक नदी के किनारे से बरामद किए गए। कुछ महीनों बाद रे का लैपटॉप तथा हार्ड ड्राइव नदी किनारे मिला। हार्ड ड्राइव बुरी तरह से नष्ट कर दी गई थी। आमतौर पर खुद में ही व्यस्त रहने वाला रे अपनी मौत के दिन एक अनजान औरत के साथ देखा गया था जो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं थी। जहां उसकी कार बरामद हुई वहीं सिगरेट की राख भी मिली, जबकि हैरान करने वाली बात यह थी कि रे सिगरेट नहीं पीता था। इन सब के अलावा एक सुराग रे के कंप्यूटर से भी मिला। दरअसल रे की ब्राउजिंग हिस्ट्री में पाया गया कि उसने कई बार सर्च किया था कि हार्ड ड्राइव को कैसे नष्ट किया जाता है। इन सब के बावजूद रे का कुछ अता पता नहीं चल सका। कुछ का मानना है कि रे ने खुद से ही खुद को गायब कर लिया जिससे वो एक नई जिंदगी शुरू कर सके। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि रे ने आत्महत्या कर ली। काफ़ी छानबीन के बाद भी जब पुलिस कोई ठोस सबूत न जुटा सकी तो 2009 में रे को ऑफिशियल मृत घोषित कर दिया गया। आप जब रे के गायब होने की हर कड़ी को जोड़ेंगे तो आपको लगेगा जैसे आप कोई मिस्ट्री फिल्म की कहानी सुन रहे हैं। लोरी इरिका रफ़े। दुनिया में हर इंसान की अपनी एक पहचान है। खोजने पर आए तो पता लगाया जा सकता है कि कौन व्यक्ति कहाँ पैदा हुआ था, कहाँ पला बड़ा और उसके परिवार में कौन कौन है। लेकिन अमेरिका के डलास की रहने वाली लोरी इरिका रफ़े की कहानी आम लोगों से अलग थी। लोरी कनेडी ने ब्लैक रफ़े से शादी की तथा दोनों डेलास में बस गए। काफ़ी सारे मिसकैरेज होने के बाद 2008 में लोरी ने एक बेटी को जन्म दिया। सब कुछ ठीक चल रहा था कि लोरी की जिंदगी में अचानक एक तूफान आ गया। उसके पति को लगने लगा कि उनकी शादी कामयाब नहीं है तथा दोनों को तलाक ले लेना चाहिए।
ये सदमा लोरी बर्दाश्त ना कर सकी और उसने 2010 में आत्महत्या कर ली। यहाँ तक की कहानी तो दुनिया में बहुत से लोगों के साथ घटित हो चुकी हैं, लेकिन हैरान कर देने वाली बातें तो लोरी की मौत के बाद सामने आई। उसकी मृत्यु के बाद जब उसके सामान की तलाशी ली गई तो उसकी अलमारी से कई ऐसे कागजात निकले जिसने उसके पति और पुलिस को हैरानी में डाल दिया। दरअसल मृत्यु के समय लोरी की उम्र 42 साल थी, लेकिन कागजात के हिसाब से 1988 से पहले लोरी कनेडी नाम की कोई महिला थी ही नहीं। उसके पास से कुछ दस्तावेज बरामद हुए जिन पर उसका नाम बेकी सुई ट्रेनर दर्ज था। बात यही खत्म नहीं होती। लोग हैरान तो तब रह गए जब रिकॉर्ड से पता चला कि उन दस्तावेजों पर जिस बेकी की जानकारी दर्ज थी वो 1-2 साल की बच्ची थी जो 1971 में घर में लगी आग में जलकर मर चुकी थी। अगर बेकी मर चुकी थी फिर लोरी कौन थी, कहां से आई थी? इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था। 2016 तक लोरी पुलिस की फाइलों में एक रहस्यमयी केस बनकर पड़ी रही, लेकिन इसी साल लोरी के रहस्य से पर्दा उठ गया। लोरी के केस की तहकीकात कर रहे सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन के इन्वेस्टिगेटर जॉय वेलिंग को 2015 में एक फोन आया। ये फोन न्यूक्लियर फिजिसिस्ट तथा फॉरेंसिक जर्नलिस्ट कॉलिन फिट्जपैट्रिक का था। दरअसल 2013 के बाद जब लोरी की कहानी अखबारों में छपने लगी तब से कॉलिन ऑनलाइन ही इस केस की छानबीन में जुटे हुए थे। कॉलिन ने जॉय को बताया कि उन्होंने लोरी के डीएनए से उसकी फैमिली हिस्ट्री निकाल ली है, जो फिलाडेल्फिया में रहती हैं। कॉलिन की बात पर भरोसा कर जॉय जब उनके बताए हुए पते पर पूछताछ करने पहुंचे तो उन्होंने उस परिवार के लोगों को लोरी का ड्राइविंग लाइसेंस दिखाया जिस पर उसकी फोटो थी। लाइसेंस को देखते ही परिवार के एक सदस्य ने चीखते हुए कहा कि ये तो किम्बरली है। ये लोरी की मां का परिवार था तथा लोरी का असली नाम किम्बरली मैकलेन था। जब वे 18 साल की थी तब अपने माता पिता के अलग होने के बाद वो घर से भाग गई थी। इसके बाद उसने अपनी पहचान छुपाने के लिए मरे हुए लोगों की पहचान अपनाई। अब आप ही बताएं कि अगर लोरी के जीवन पर फिल्म बने तो क्या आप एक पल के लिए भी ऐसी मिस्ट्री फिल्म से नजरें हटा पाएंगे? ब्रूडस का घर। इंसान अपने सपनों का घर खरीदने में अपनी आधी जिंदगी बिता देता है। बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं जिन्हें उनके जीवन में अपनी छत नसीब ही नहीं होती। डेरेक व मारिया ब्रूडस भाग्यशाली थे जो उन्होंने अपने सपनों का घर खरीद लिया था। अमेरिका के न्यू जर्सी में स्थित एक पोश इलाके वेस्ट फील्ड में डेरेक ने ये घर खरीदा तथा $1 लाख इसके ऊपर खर्च किए। डेरेक अपनी पत्नी मारिया और 3 बच्चों के साथ जल्द से जल्द इस 6 बेडरूम वाले शानदार घर में शिफ्ट होना चाहता था। सब कुछ तो हो चुका था लेकिन थोड़ा रेनोवेशन का काम बाकी था। यहाँ तक सब ठीक था। डेरेक और उसका परिवार अपने नए घर को लेकर काफी उत्साहित थे। तभी डेरेक के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी रातों की नींद उड़ा दी। दरअसल डेरेक एक दिन जब अपने नए घर में पेंटिंग का काम देख रहा था तभी उसे उसके लेटर बॉक्स से एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी में सबसे पहले तो उन्हें नया घर खरीदने की बधाई दी गई थी। इसके बाद चिट्ठी लिखने वाले ने लिखा था कि इस घर पर नज़र रखी जा रही है। लिखने वाले का दावा था कि उसकी पुश्तें इस घर पर नज़र रखे हुए हैं। 1920 के दशक से उसके दादा ने इस घर पर नज़र रखी। 1960 के बाद उसके पिता ने तथा अब वो इस घर पर नज़र रखे हैं। उसने डेरेक को ये भी लिखा था कि वे नहीं जानते कि इस घर की दीवारों में क्या राज दफन है। चिट्ठी लिखने वाले ने अपने नाम की जगह दी वॉचर लिखा था। चिट्ठी को लेकर डेरेक ने पुलिस में शिकायत भी की लेकिन चिट्ठियों का सिलसिला नहीं रुका। अब तो डेरेक को चिट्ठियों में धमकियां मिलने लगी थी।
चिट्ठी लिखने वाला खुद को उनका पड़ोसी बताता था तथा उसे डेरेक और उसके परिवार से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी का पता था। वो डेरेक के बच्चों को यंग ब्लड कहकर संबोधित करता था तथा धमकी देते हुए उसे उनका ख्याल रखने को कहता था। इन चिट्ठियों को लेकर काफ़ी छानबीन हुई, पड़ोसियों से पूछताछ की गई और तो और डेरेक ने उस वॉचर का पता लगाने के लिए एक एक्स FBI ऑफिसर को प्राइवेट जासूस के तौर पर भी रखा, लेकिन इन सब से कुछ फायदा नहीं हुआ। अंत में हारकर डेरेक को ये घर घाटे में बेचना पड़ा। 14 लाख डॉलर से ज़्यादा का घर उसने कम डॉलर में बेच दिया। 2016 में आई एक हॉरर मिस्ट्री फिल्म दी वॉचर इसी कहानी से प्रेरित है। फिल्म में एक शख्स जो खुद का नाम दी रामन बताता है, वह भी इसी तरह घर के मालिक को खत लिखता है। इसके अलावा नेटफ्लिक्स ने भी 2018 में इस सच्ची घटना के राइट्स खरीद लिए हैं। अनजान यात्री, ये दुनिया रहस्यों से घिरी हुई है। बहुत सी अफवाहों के साथ कई ऐसी सच्ची घटनाएं भी हैं जिन पर यकीन कर पाना बहुत मुश्किल है। 67 साल पहले जापान एयरपोर्ट पर उतरे एक अनजान यात्री की कहानी भी कुछ इसी तरह रहस्यमयी है। 1954 में टोक्यो के हैनेडा एयरपोर्ट पर एक यात्री उतरता है। अन्य यात्रियों की तरह वह भी चेक आउट काउंटर की तरफ बढ़ता है। उसका पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए लिए जाते हैं। यहाँ तक सब सामान्य था, लेकिन यही बात तब असामान्य हो जाती है जब पासपोर्ट चेक करने वाले की नज़र उस देश के नाम पर जाती है जहाँ का ये व्यक्ति निवासी है। उस देश का नाम था टोरडे। इस देश के बारे में वहां मौजूद किसी भी कस्टम अधिकारी ने कभी नहीं सुना। उस अनजान यात्री से पूछताछ होती है, उससे जापान आने की वजह पूछी जाती है तो वो बताता है कि वह यहाँ एक बिजनेस ट्रिप पर आया है। उसके अनुसार उसका ये देश फ्रांस और स्पेन के मध्य कहीं स्थित है। पासपोर्ट पर लगी अन्य देशों की मोहर सही थी, उस व्यक्ति के कागजात सही थे। फिर भला गलत क्या था? गलत ये था कि जिस देश से आने का दावा वह व्यक्ति कर रहा था, वह देश दुनिया में कहीं मौजूद ही नहीं। जिस कंपनी का कर्मचारी वो खुद को बता रहा था, उस कंपनी का कहना था कि उसका इस तरह के किसी व्यक्ति से कोई संबंध नहीं। इसी तरह वह जापान जिस कंपनी में मीटिंग के लिए आया, उन्होंने भी ऐसे किसी व्यक्ति की जानकारी को जुटला दिया। जिस होटल में यह व्यक्ति अपने ठहरने की बात कह रहा था, उस होटल में भी उसके नाम की कोई बुकिंग नहीं थी। परेशान कस्टम ने जब उस अनजान यात्री को वर्ल्ड मैप दिखाकर उसमें उसे अपना देश खोजने को कहा तो उसकी उंगली एंडोरा नामक देश पर जाकर रुक गई और वो झुंझला गया। उसका दावा था कि यह मैप गलत है क्योंकि यहाँ एंडोरा की जगह टोरडे का नक्शा होना चाहिए। उसने ये भी कहा कि उसका देश यहाँ 1000 सालों से स्थित है। उस यात्री की हर बात कस्टम अधिकारियों को उलझा रही थी, लेकिन उसके दस्तावेज फर्जी नहीं लग रहे थे और तो और उसके पासपोर्ट पर इससे पूर्व टोक्यो की कई यात्राओं की मोहर लगी हुई थी। मामले को उलझता देख एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एक होटल के कमरे में पुलिस कस्टडी के साथ उस अनजान यात्री के ठहरने की व्यवस्था कर दी। उन्हें लगा इससे उन्हें इस रहस्यमय शख्स के बारे में गहराई से जानने का समय मिलेगा, मगर हर किसी की आंखें फटी की फटी तब रह गई जब अगली सुबह वह शख्स उस बंद कमरे के अंदर से ही ना जाने कहां गायब हो गया। इतना ही नहीं बल्कि जो दस्तावेज पुलिस ने उससे बरामद किए थे वे सब भी गायब थे। वह शख्स कौन था, कहां से आया था और ये टोरडे देश का क्या राज था, ये सब आज 67 सालों बाद भी एक रहस्य बना हुआ है। कई रिपोर्ट्स में ये बात भी कही गई है कि वो शख्स टाइम ट्रेवलर था जो गलती से इस समय में आ गया था। हालांकि इस तरह की किसी बात की कभी पुष्टि नहीं हुई। इजडल महिला
सन 1970 में नॉर्वे की ईस्टल वैली में एक महिला की जली हुई लाश बरामद की गई। एक पैदल यात्री जो वहां से अपनी बेटी के साथ गुजर रहा था, उसी ने इस लाश को देखा तथा पुलिस को खबर की। महिला की लाश इतनी पूरी तरह जल चुकी थी कि उसकी पहचान कर पाना नामुमकिन था। उसका सामान उसके पास ही पड़ा था। उसके कपड़ों पर से टैग हटाया जा चुका था। पुलिस के पास इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि वो लाश किसकी है। महिला को लेकर संदेह तब बढ़ने लगा जब उसके हाथ में थमा हुआ सूटकेस खोला गया। उस सूटकेस में नकली बाल, 8 से ज्यादा पासपोर्ट, बिना निर्देश वाले चश्मों के जोड़े तथा कुछ हाथ से लिखे कोड बरामद हुए। इन कोड्स को तोड़ने के बाद पता चला कि ये तारीखें तथा उन जगहों की सूची हैं जहां इस महिला को जाना था। ऑटोप्सी रिपोर्ट्स के अनुसार उस महिला के शरीर में 50 से 60 नींद की गोलियां मिली तथा इसके साथ ही उसके पैर में गोली मारी गई थी। यह बात भी सामने आई कि उसे मारने के बाद नहीं बल्कि जिंदा ही जलाया गया था। इन सब बातों के बाद अब कई नए सवाल सामने खड़े हो गए थे, जैसे कि वो कौन थी, उसे किसने और क्यों मारा होगा, क्या वो कोई जासूस थी, आखिर पुलिस ने इस केस को सबसे छुपाने की कोशिश क्यों की। सवाल तो बहुत उठे मगर जवाब आज तक नहीं मिल पाया। इस ईस्टल महिला के केस के बारे में जानने के बाद आपको नहीं लगता कि ये कहानी एक मिस्ट्री फिल्म का सॉलिड मसाला बन सकती है? हालांकि इस पर 2019 में एक टीवी सीरीज बनी थी। धन्यवाद।